स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन में पावर ट्रांसमिशन पढ़ा हुआ था और पावर ट्रांसमिशन में हम लोगों ने गियर ट्रेन टॉपिक को छोड़ दिया था। तो उसी के आगे पावर ट्रांसमिशन में हम लोग आज पढ़ेंगे गियर ट्रेन। और गियर ट्रेन कितने टाइप्स की होती है इतना भी, ये गियर ट्रेन, ये जो आपकी सिंपल, कंपाउंड, रिवर्टेड और एपिसाइक्लिक है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन सी गियर ट्रेन किस तरीके से हमारी यूज होती है। तो गियर ट्रेन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना है, जैसे वेलोसिटी रेशियो किसे कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो और ट्रेन वैल्यू। इन दो चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि आखिरकार वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेगानुपात, और ट्रेन वैल्यू हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं आखिरकार गियर ट्रेन है क्या। तो गियर ट्रेन उसे कहेंगे जिसमें हमारा मल्टीपल गियर का कनेक्शन हो, मतलब कई सारे गियरों का कनेक्शन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गियर ट्रेन। कई सारे गियरों को मिलाने से और उसका यूज हम लोग पावर ट्रांसमिशन में करें तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, गियर ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो आखिरकार आप लोग जानते ही होंगे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि गियर ट्रेन आपका, ये गियर ड्राइव आपका पॉजिटिव ड्राइव की श्रेणी में आता है। पॉजिटिव ड्राइव की श्रेणी में क्यों आता है, चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए एक गियर ये था और दूसरे गियर को हमने ये लिया। इस तरीके से हमने दो गियर लिए और आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो मिलने वाले गियर आपस में पिच सर्किल पर मिलते हैं। पिच सर्किल द्वारा उनमें पावर का ट्रांसमिशन होता है और वह एक पिच पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यह आपका गियर 1 और यह गियर 2 है। अब यह वाला जो गियर है एक, यह आपका ड्राइवर गियर है, मतलब चालक, और ये 2 नंबर वाला आपका ड्रिवन है, मतलब चलित गियर है। अब हम माने यह कि ये गियर नंबर 1 ω1 एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कोणीय वेग से, ω1 कोणीय वेग से क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। तो गियर 1 से हमारा गियर 2 जुड़ा है और यह आपस में पॉइंट O पर, पिच पॉइंट O पर मिल रहे हैं। तो गियर 1 की जो वेलोसिटी होगी कहाँ पर, पिच पॉइंट पर, पिच पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, वो डाउनवर्ड नीचे की ओर होगी क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। ठीक, अब गियर 2 हमारा गियर 1 से कनेक्ट है तो इसकी वेलोसिटी पिच पॉइंट पर अगर यह नीचे की तरफ ही होगी, क्योंकि गियर 1 हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसकी पिच पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो इस गियर 2 की वेलोसिटी भी हमारी डाउनवर्ड नीचे की तरफ ही होगी। ठीक, तो गियर 2 की भी वेलोसिटी पिच पॉइंट पर नीचे की तरफ हुई। तो यह वाला गियर आपका मजबूरी में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, किस, मान लीजिए ω2 एंगुलर वेलोसिटी से। अगर हम कह दें कि ω1 और ω2 आपका कांस्टेंट है, मतलब ω1 गियर 1 की एंगुलर वेलोसिटी और गियर 2 की एंगुलर वेलोसिटी का जो रेशियो है वह आपका सदैव कांस्टेंट है, तो वह आपका श्रेणी कौन सी होगी, पॉजिटिव ड्राइव की श्रेणी में वह चालन आता है। तो गियर ड्राइव आपका पॉजिटिव ड्राइव की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें कोई स्लिप नहीं होती है। तो यह आप लोग समझ गए होंगे कि गियर ड्राइव आपका पॉजिटिव ड्राइव की श्रेणी में क्यों आता है। अब देखते हैं वेलोसिटी रेशियो किसे कहते हैं। यह चालक गियर था और यह चलित गियर था। तो वेलोसिटी रेशियो इसको हम लोग VR से
डिनोट करेंगे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो हम लोग किसे कहते हैं? गियर ट्रेन में प्रथम चालक गियर और अंतिम चलित गियर। मतलब मान लीजिए इसमें अभी तो 2 ही गियर है, इसमें यदि और कई सारे गियर होते, एक गियर ये होता, एक गियर ये होता, तब प्रथम चालक गियर ये है और अंतिम चलित गियर ये हो जाएगा ड्रिवन, मतलब मेन ड्रिवन। तो वेलोसिटी रेशियो गियर ट्रेन में प्रथम चालक गियर तथा अंतिम चलित गियर के कोणीय वेगों का अनुपात आपका वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख देंगे? ओमेगा मेन ड्राइवर अपॉन ओमेगा किसका? मेन ड्रिवन। इसकी हिंदी में लिख देते हैं प्रथम मेन चालक गियर का कोणीय वेग अपॉन मेन चलित गियर का कोणीय वेग। इन दोनों का रेशियो आपका वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। अच्छा, अब यह मान के चले कि इसका आरपीएम n1 था और इसका n2 था, ठीक। और ये मान लीजिए n3 n4 कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, n3 या n4 है, मान लीजिए 4 गियर थे। तो मेन ड्राइवर ये हुआ और मेन ड्रिवन ये हुआ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इसको n के टर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा? मेन चालक गियर का कोणीय वेग कितना है? यही आपका किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा 1 अपॉन, मान लीजिए 2 ही गियर थे तो क्या आ जाएगा इसका? ओमेगा 2, ठीक, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। और अगर इसको हम लोग आरपीएम के टर्म में लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा? यही किसके बराबर हो जाएगा? n1 अपॉन n2 के बराबर हो जाएगा। यही आपका n1 अपॉन n2 के बराबर हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो कितना निकल के आया? ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू n1 बाई n2। ये हमारा वेलोसिटी रेशियो निकल कर आया। अब बात करते हैं कि ट्रेन वैल्यू किसे कहते हैं। तो ट्रेन वैल्यू, इसकी हिंदी भी यही होती है, ट्रेन वैल्यू। तो ट्रेन वैल्यू आपकी जो होती है, ट्रेन वैल्यू यह होती है, यह मेन ड्रिवन DRVL लिख दे रहा हूं, मेन ड्रिवन गियर का एंगुलर वेलोसिटी अपॉन मेन ड्राइवर गियर का एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, इसको हम लोग किस टर्म में लिख सकते हैं? ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू मेन ड्रिवन गियर। 1 और 2 की बात करें तो मेन ड्रिवन कौन सा है? ये। तो कितना आ जाएगा? ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, मेन ड्राइवर ये है। अब यही अगर हम लोग इसको आरपीएम के टर्म में लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा? n2 बाई n1। यह आपका ट्रेन वैल्यू निकल कर आ गया। अब हम लोग ट्रेन वैल्यू और वेलोसिटी रेशियो को देखें तो यह आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्रेन वैल्यू। मतलब जो आपका वेलोसिटी रेशियो होता है वह ट्रेन वैल्यू के रेसिप्रोकल होता है, या ट्रेन वैल्यू आपका वेलोसिटी रेशियो के रेसिप्रोकल होता है। तो ये रही वेलोसिटी रेशियो और ट्रेन वैल्यू। ठीक, अब बात करते हैं गियर ट्रेन के क्लासिफिकेशन की, कि जो आपका गियर ट्रेन है वह
किस तरीके से क्लासिफाइड होता है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और यह एक ऐसा टॉपिक है कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। 4 साइकिल है, 4 गियर ट्रेन है। इन 4 गियर ट्रेनों में से एक गियर ट्रेन 100% आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी 5 नंबर की, चाहे वो आपकी सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो। 2 की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है, सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन। ये 2 गियर ट्रेन आपके एग्जाम में 100% पूछी जाती है और इन दोनों की संभावना थोड़ी कम होती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन सी गियर ट्रेन को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। पहली गियर ट्रेन है आपकी सिंपल गियर ट्रेन। तो देखते हैं सिंपल गियर ट्रेन किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें सिंपल गियर ट्रेन समझना है किसे कहते हैं। ऐसी गियर ट्रेन जिसमें एक शाफ्ट पर केवल एक गियर लगा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल गियर ट्रेन कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक गियर ये था, ये हम लोग फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। एक गियर ये था और तीसरा गियर ये था। हमने 3 गियर माने हैं। इसका ये होगा सेंटर, ये सेंटर होगा। ये गियर आपस में कहाँ पर मिलेंगे, पिच पॉइंट पर। जब गियर टर्मिनोलॉजी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मिलने वाले गियर आपस में कहाँ पर मिलते हैं, पिच पॉइंट पर। 2 आपस में मैचिंग गियर कहाँ पर मिलते हैं, पिच पॉइंट पर। अब मान लीजिए इस गियर, ये देखिए इसकी एक शाफ्ट ये होगी, एक शाफ्ट ये है और तीसरी शाफ्ट ये है। इन तीनों शाफ्टों पर, अलग अलग शाफ्टों पर केवल एक एक गियर लगा है। तो ऐसे गियर ट्रेन जिसमें एक शाफ्ट पर केवल एक ही गियर लगा हो उसे हम लोग सिंपल गियर ट्रेन कहते हैं। अब मान लीजिए ये आपका गियर 1 है, यह गियर 2 है और यह गियर 3 है। ठीक है। अब मान लीजिए यह आपका क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा था, तब यह क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा था और हम यह माने कि गियर नंबर 1 आपका मेन ड्राइवर है। मेन ड्राइवर का मतलब यह है कि हमने सबसे पहले पावर इसको दी, अब बाद में पावर हमें इससे लेनी है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मेन ड्रिवन। यह आपका मेन ड्रिवन हो गया। अच्छा, अब यह जो बेचारा बीच में गियर बच रहा है इसको हम लोग इंटरमीडिएट गियर के नाम से जानते हैं। इंटरमीडिएट गियर, ठीक है, यह है आपका इंटरमीडिएट गियर हो गया। अब देखते हैं, मान लीजिए इसका जो यह है पिच सर्कल, यह आपके पिच सर्कल है, मैंने दिखाया है क्योंकि गियर आपस में पिच सर्कल, 2 गियर आपस में पिच सर्कल से कांटेक्ट में होते हैं और जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग पिच पॉइंट कहते हैं। ये आपका पिच पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो अब देखिए, मान लीजिए इस गियर का जो आरपीएम है कितना है, N1, इसका आरपीएम N2 और इसका आरपीएम N3 है। ठीक है। इस गियर नंबर 1 का जो पिच सर्कल डायामीटर है वह आपका D1, इसका D2 और इसका D3। क्लियर है। अब मान लीजिए यह जो गियर 1 है इसमें दांतों की संख्या कितनी है, T1। गियर नंबर 2 में दांतों की संख्या T2 और गियर नंबर 3 में दांतों की संख्या कितनी है, T3। ये हमने मान लिया। अब देखिए, जब गियर आपका एक क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी, पिच रेखी वेलोसिटी इधर आएगी पिच पॉइंट की। तो अब गियर नंबर 2 गियर नंबर 1 से कनेक्ट है तो इस वाले गियर 2 की वेलोसिटी पिच पॉइंट की कहाँ आएगी, नीचे। अगर नीचे ही आएगी तभी ये घूम पाएगा। ठीक, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर इसकी पिच गियर 2 की पिच पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ नहीं होगी तो ये नहीं घूम सकता। तो इसकी वेलोसिटी भी हमारी नीचे की तरफ आई तो यह है आपका किस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में।
अब देखिए, यह आपका चालक था, यह चलित हो गया। अब यह चलित है, ठीक, हाँ यह चलित है गियर 1 के लिए। अब यह वाला गियर 3 से इस पॉइंट पर कांटेक्ट में है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, पिच पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। यहाँ से आप लोग देखेंगे ये गियर अगर आपका एंटी क्लॉक घूम रहा है तो यह वाला गियर 3 आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो यह क्लॉकवाइज, यह एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज। तो अब देखते हैं गियर 1 और 2 के लिए। गियर 1 व 2 के लिए ठीक है, गियर 1 व 2 के लिए इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है गियर 1 के लिए और गियर 2 के लिए आपस में बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, गियर 1 की स्पर्श रेखीय वेलोसिटी, स्पर्श रेखीय वेग कितना आ जाएगा, पाई d1 n1, ठीक है, पाई d1 n1। अब गियर अगर हम 2 की बात करें, गियर 2 की स्पर्श रेखीय वेलोसिटी, स्पर्श रेखीय वेग, ये कितना आ जाएगा, पाई d2 n2। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि गियर 1 की जो वेलोसिटी है डाउनवर्ड नीचे की तरफ है और गियर 2 की वेलोसिटी भी डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। यह दोनों वेलोसिटी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी यह गियर आपस में घूम पाएंगे। तो मतलब गियर 1 व 2 की वेलोसिटी आपस में बराबर होंगी। तो हम लोग क्या करें, गियर 1 की वेलोसिटी स्पर्श रेखीय पिच पॉइंट की और इसकी भी आपस में बराबर कर दें। तो पाई d1 n1 इज इक्वल टू पाई d2 n2। यहाँ से हम लोग पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसको हम लोग n1 अपॉन n2 अगर लिखना चाहें, n1 अपॉन n2, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d2 बाई d1 के। यह हम लोगों ने गियर 1 और 2 के लिए निकाल लिया, 1 और 2 के लिए निकाल लिया। अब हम लोग गियर 2 और गियर 3 के लिए निकालें। गियर 2 एंड गियर 3 के लिए, गियर 3 के लिए क्या आएगा, इसका स्पर्श रेखीय वेलोसिटी कितना आएगा, गियर 2 की, गियर 2 की स्पर्श रेखीय वेलोसिटी, स्पर्श रेखीय वेग कितना आएगा, पाई d2 n2, पाई d2 n2। अब गियर 3 का कितना आएगा, गियर 3 की स्पर्श रेखीय वेग, 3 की स्पर्श रेखीय वेग, ये कितना आएगा, पाई d3 n3। और मिलने वाले गियर का जो पिच पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी दोनों की बराबर होती है, तो इसकी वेलोसिटी बराबर इसकी वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा, पाई d2 n2 इज इक्वल टू पाई d3 n3। यहाँ से हम लोग पाई से पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं और हम लोग n2 बाई n3 निकालें तो कितना आ जाएगा, d3 बाई d2। यह समीकरण नंबर 2 हो गया और यह समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में गुणा करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या आएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा कराने पर
क्या आ जाएगा, N1 अपॉन N2 इज इंटू N2 बाई N3, N2 बाई N3 इज इक्वल टू D2 बाई D1, D2 बाई D1 इंटू D3 बाई D2, यही आएगा। अब देखिए D2 से D2 कैंसिल हो गया, N2 से N2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या फाइनली, N1 बाई N3, N1 बाई N3 इज इक्वल टू कितना बचा, D3 बाई D1, D3 बाई D1, यह निकल कर हमारे पास आया। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि N1 आपका क्या है, मेन ड्राइवर, मेन चालक गियर, और N3 के इसका RPM है, इसका मेन ड्रिवन का। तो चालक और चलित गियर के RPM का अनुपात किसके बराबर आ रहा है, ये जो पिच सर्किल डायमीटर के रेशियो के बराबर आ रहा है। अच्छा, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि दो मिलने वाले गियर, जैसे एक गियर ये है और एक गियर ये है, इन दोनों गियरों का जो मिलने वाले गियर है इनका मॉड्यूल भी बराबर होता है। तो अगर इसको हम लोग 1 माने, इसको हम लोग 2 माने, तो इसका मॉड्यूल मान लीजिए M1 है और इसका मॉड्यूल M2 है, तो ये दोनों गियर आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं, तो मॉड्यूल गियर 1 का मॉड्यूल गियर 2 के बराबर होगा। और आप लोग यह भी जानते हैं कि मॉड्यूल इज इक्वल टू कितना होता है, D बाई T के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, मॉड्यूल 1 का D1 बटे T1 इज इक्वल टू, गियर 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, D2 बाई T2, और गियर 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, D3 बाई T3। अब हम लोग यहाँ से D3 बाई D1, तो हम लोग इसको और इसको ले लें, आपस में बराबर करें, तो D1 बाई T1 इज इक्वल टू किसके आएगा, D3 बाई T3 के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, D3 बाई D1 की। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, D3 बाई D1, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो कितना आ जाएगा, T3 बाई T1 के। तो इसकी जगह हम इसको भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं आगे, N1 अपॉन N3 इज इक्वल टू D3 बाई D1 इज इक्वल टू T3 बाई T1। ये आपका सिंपल गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो निकल कर आ गया। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो होता ही आपका मेन ड्राइवर गियर अपॉन मेन ड्रिवन गियर। ठीक, तो यहाँ पर N1 आपका मेन ड्राइवर है और N3 आपका मेन ड्रिवन है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे कि ये जो बीच में हमने गियर नंबर 2 लगाया था, इंटरमीडिएट गियर, इसका कोई भी टर्म यूज में नहीं आ रहा है, ना ही इसका RPM आ रहा है, ना ही इसका डायमीटर पिच आ रहा है, फिर ना ही इसका नंबर ऑफ टीथ आ रहा है। तो इस गियर को हम लोग एक दूसरे गियर से भी जानते हैं, जिसको हम लोग आइडल गियर कहते हैं। आइडल गियर वह गियर है जिसका पावर ट्रांसमिशन के दौरान उसका कोई भी टर्म यूज में ना आए, उसे हम लोग आइडल गियर के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप लोग इस समीकरण में देख रहे होंगे। तो यह रहा आपका सिंपल गियर ट्रेन। यह आपका 5 नंबर का 100% एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंफर्म कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब सेकंड हम लोग देखते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। तो सबसे पहले कंपाउंड गियर ट्रेन को हम लोग देखते हैं, परिभाषा इसकी क्या होती है। तो ऐसा गियर ट्रेन जिसमें एक शाफ्ट पर एक से अधिक गियर लगे हों, उस गियर ट्रेन को हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इसका फिगर किस तरीके से होता है। मान लीजिए एक गियर हमने यह लिया, दूसरा गियर हमने एक यह लिया, और इसी गियर के ऊपर एक शाफ्ट पर, इसी शाफ्ट पर गियर वाली 2 जो शाफ्ट है, इस पर एक गियर
अभी बता रहा हूँ यह, और तीसरा गियर हमने ये लिया, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। अब देखिए यह गियर 1, यह गियर 2, यह गियर 3 और यह गियर 4। देखिए जो शाफ्ट 2 है, जो ये दूसरी वाली शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर 2 गियर लगे हैं। एक ये गियर 2 लगा है और यह गियर एक तीसरा भी लगा है। देख रहे होंगे गियर नंबर 1 गियर 2 को चला रहा है और इसी शाफ्ट पर हमारा गियर तीसरा भी लगा है, तो ये तीसरा वाला गियर भी घूमेगा और यह तीसरा वाला गियर आपको गियर चौथे को चला रहा है। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर एक शाफ्ट पर 2 गियर यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन कहेंगे। अब ये मान के चले, माना जो आपका गियर 1 है इसका RPM N1, गियर 2 का RPM N2, गियर 3 का RPM N3 और गियर 4 का RPM N4 है। क्लियर। अब इसका जो पिच सर्कल डायमीटर है गियर 1 का, इसका D1, इसका D2, इसका गियर 3 का D3 और इस वाले गियर का D4 है। बात करें नंबर ऑफ टीथ की, इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ टीथ T1, गियर 2 में नंबर ऑफ टीथ T2, गियर 3 में नंबर ऑफ टीथ T3 और गियर नंबर 4 में नंबर ऑफ टीथ T4 है। आप लोग इसी में मत लिखिएगा, मैं आप लोगों को पावर ट्रांसमिशन का पूरा हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब ये मान के चले जो गियर 1 है यह आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब जब यह गियर आपका 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो गियर 2 आपका एंटी क्लॉक घूमेगा। क्लियर है। अब गियर 2 आपका एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब इस पर लगी हुई शाफ्ट भी आपकी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट होगी। अब जब गियर 2 आपका एंटी क्लॉक घूम रहा है, उसी शाफ्ट पर गियर 3 भी लगा है तो यह भी आपका एंटी क्लॉक घूमेगा। अब यह भी आपका एंटी क्लॉक घूमेगा। अब गियर 3 गियर 4 को चला रहा है और गियर 3 की घूमने की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, तो गियर नंबर जो 4 होगा वह आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। अब यहां पर देखते हैं ड्राइवर कौन कौन है। ड्राइवर गियर देखते हैं। एक गियर नंबर 1 है जो ये मेन ड्राइवर है, इसको हम लोग पावर दे रहे हैं, मेन ड्राइवर। और लास्ट में पावर हमें कहां से मिल रही है? गियर 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? मेन ड्रिवन। क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि ड्राइवर के कौन कौन से गियर हैं और ड्रिवन कौन कौन से गियर हैं। ड्रिवन गियर देखते हैं। ड्राइवर गियर, पहली बात तो गियर नंबर 1 आपका ड्राइवर गियर है। फिर गियर 1 से 2 कनेक्ट है तो यह आपका क्या है? ड्रिवन है, मतलब चलित गियर। तो गियर 2 आपका चलित हो गया। अब गियर 3 जो है, अब 3 को देखते हैं। गियर नंबर 3 आपको गियर 4 को चला रहा है, मतलब 3 वाला गियर 4 को घुमा रहा है। तो गियर 3 आपका चालक गियर और गियर 4 आपका चलित गियर। तो गियर 4 आपका ड्रिवन हो गया और गियर 3 ड्राइवर हो गया। ठीक, तो 2 चालक गियर और 2 चलित गियर। अब जो हम लोगों ने सिंपल गियर ट्रेन में किया था, स्पर्श रेखीय वेलोसिटी निकाल के बराबर किया था, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग प्रत्येक गियर की वेलोसिटी निकाल के कांटेक्ट होने वाले गियर की वेलोसिटी के बराबर कर देंगे। फाइनली हमें वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसका वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। देखिए गियर 1 व 2 के लिए, गियर 1 व 2 के लिए गियर 1
और 2 हमारे इस पिच पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इस पिच पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। तो इस गियर 1 की वेलोसिटी कितनी होगी? गियर 1 की पिच पॉइंट पर वेलोसिटी, पिच पॉइंट पर स्पर्शरेखीय वेलोसिटी, पिच पॉइंट पर स्पर्शरेखीय वेलोसिटी, स्पर्शरेखीय वेलोसिटी कितना आ जाएगा? पाई d1 n1। इसी तरीके हम लोग गियर 2 की निकालेंगे। गियर 2 की इस पिच पॉइंट पर स्पर्शरेखीय वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? पाई d2 n2। क्लियर है? अब हम लोग गियर 1 और 2 पर निकाल लिए। अब गियर 3 और 4 के लिए निकालेंगे, क्योंकि 3 और 4 गियर आपस में मिल रहे हैं, वो भी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पर पिच पॉइंट की ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो निकालते हैं। गियर 3 व 4 के लिए, गियर 3 व 4 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो फिर वही तरीका, गियर 3 की पिच पॉइंट पर स्पर्शरेखीय वेलोसिटी, स्पर्शरेखीय वेलोसिटी कितना आएगा? पाई d3 n3। क्लियर है? अब गियर 3 गियर 4 दोनों आपस में कांटेक्ट में है, तो गियर 4 की निकाल लेते हैं। गियर 4 की पिच पॉइंट पर स्पर्शरेखीय वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? पाई d4 n4। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए गियर 1 और 2 आपस में मिल रहे हैं, तो इसकी जो ये पिच पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी गियर 1 और 2 के लिए बराबर होगी। तो हम लोग क्या करें? दोनों को बराबर कर दें, मतलब पाई d1 n1 इज इक्वल टू पाई d2 n2। तो पाई d1 n1 इज इक्वल टू पाई d2 n2। यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। हम लोग n1 अपॉन n2 निकालें तो कितना आ जाएगा? d2 बाई d1 के। और हम लोग क्या जानते हैं, जो मॉड्यूल होता है मिलने वाले गियरों का, वो d बाई t के बराबर होता है। तो इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं? मॉड्यूल यह है t2 बाई t1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग d1 बटे t1 लिखें और ये d2 बाई t2 हो जाए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? d2 बाई d1 इज इक्वल टू t2 बाई t1 के। यह गियर 1 और 2 के लिए आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग गियर 3 और 4 की वेलोसिटी आपस में बराबर करेंगे पिच पॉइंट की, तभी ये गियर आपस में चल पाएंगे। तो क्या कर दें? पाई d3 n3 इज इक्वल टू पाई d4 n4। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से n3 अपॉन n4 किसके इज इक्वल टू हो जाएगा? n3 अपॉन n4 किसके बराबर हो जाएगा? d4 अपॉन d3 के, और यही किसके बराबर हो जाएगा? t4 अपॉन t3 के। यह हमारा गियर 3 और 4 के लिए निकल कर आ गया। इसको हम लोग समीकरण 1 दे दें और यह समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशनों का आपस में क्या कर दें? मल्टीप्लाई करा दें, गुणा करा दें। तो आएगा क्या? n1 अपॉन n2 इज इक्वल इंटू n3 अपॉन n4, n3 अपॉन n4 इज इक्वल टू कितना आएगा? d2 बाई d1, d2 बाई d1 इंटू d4 बाई d3 इज इक्वल टू किसका आएगा? t2 बाई t1, t2 बाई t1 इंटू t4 बाई t3, t4 बाई t3। अब
यहाँ के बाद हम लोगों को देखना है, क्या देखना है, यह जो आपकी दूसरी वाली शाफ्ट थी जिसमें गियर 2 और 3 लगे थे, जब एक वाला गियर 2 को घुमाएगा तो जितनी आरपीएम से गियर 2 घूमेगा उतने ही आरपीएम से ये शाफ्ट भी घूमेगी, और इसी शाफ्ट पर हमारा गियर तीसरा भी लगा है तो वो गियर भी उतने ही आरपीएम से घूमेगा। मतलब गियर 2 और गियर 3 दोनों का आरपीएम बराबर हो जाएगा, मतलब N2/N3 हो जाएगा, क्योंकि गियर 2 और 3 एक ही शाफ्ट पर लगे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 = N3 के। अब N2 = N3 है तो यहाँ से देखिए N3 से N2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, N1/N4 = इतना ही बचा हमारे पास। ये कितना है, D2 × D4। D2 × D4 देखते हैं, D2 क्या था, ड्रिवन गियर, और 4 क्या था, ये भी आपका ड्रिवन गियर था। तो देखो चलित गियर के पिच सर्कल डायमीटर का गुणनफल आ रहा है। यहाँ भी देखिए ये जो नंबर ऑफ टीथ थे, चलित गियर इंटू चलित गियर अपॉन चालक गियर T1 था, ये T1 नंबर ऑफ टीथ चालक गियर के थे, और T3 यह भी आपका चालक गियर था। तो यहाँ से देख रहे हो कि चलित गियर के नंबर ऑफ टीथ का गुणनफल अपॉन चालक गियर के नंबर ऑफ टीथ का गुणनफल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलित गियर के, इसको पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर का गुणनफल अपॉन चालक गियर के पिच सर्कल डायमीटर का गुणनफल। क्लियर है। अब यही किसके बराबर है, चलित गियर के दांतों की संख्या का गुणनफल अपॉन चालक गियर के दांतों की संख्या का गुणनफल। यहां पर लिखे दे रहा हूं बराबर चलित गियर के दांतों की संख्या का गुणनफल, ठीक है, अपॉन चालक गियर के दांतों की संख्या का गुणनफल। बात क्लियर हो गई होगी। और यही किसके बराबर है, N1/N4 के। ठीक है, N1/N4। N1 क्या था, मेन ड्राइवर, और N4 क्या था, मेन ड्रिवन। और इसी को हम लोग अगर एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग के टर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, ω1/ω4। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं ω1/ω4 के। तो यह रहा आपका कंपाउंड गियर ट्रेन। तो सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन, दोनों गियर ट्रेन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रट डालिएगा। एन केन प्रकारेण, किसी भी हर हाल में किसी भी तरीके से इनको रट डालिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। अब तीसरा गियर ट्रेन है आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन किसे कहते हैं, देखते हैं। ऐसा गियर ट्रेन जिसमें मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन दोनों गियरों की जो अच्छे होंगी वो क्या होंगे, कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब देखिए, मान लीजिए एक गियर आपके पास यह था, ठीक, दूसरा गियर
हम लोग ये बना दिए। और एक लास्ट में गियर, इसकी एक्सिस हमारी गियर की यह होगी, देखिए यह हमारा गियर 1, गियर 2, गियर 3 और यह गियर 4 है। गियर 1 की एक्सिस ये जाएगी और गियर 4 की एक्सिस ये जाएगी, मतलब यह गियर 1 आपका मेन ड्राइवर है और गियर नंबर जो 4 है यह क्या है, मेन ड्रिवन है। तो आप लोग देख रहे होंगे जो गियर 1 है उसकी एक्सिस और गियर 4 है इसकी एक्सिस, ये क्या है, दोनों कोएक्सियल है, मतलब संरेखीय है, एक ही रेखा पर है। तो ऐसे गियर ट्रेन जिसमें मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन दोनों शाफ्टों की एक्सिस आपकी कोएक्सियल हो, वहां पर हम लोग रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज करते हैं। यह रहा आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो अब देखिए गियर 1 गियर 2 से कनेक्ट है और गियर 2 पर एक शाफ्ट लगी है, गियर 2 पर एक शाफ्ट लगी है जिसमें गियर 2 और गियर 3 आपस में लगे हुए हैं। तो अब मानते हैं, मान लीजिए गियर 1 का आरपीएम N1, 2 का आरपीएम N2 और तीसरे का N3 और चौथे का आरपीएम N4 है। इसका पिच सर्कल डायमीटर D1, इसका पिच सर्कल डायमीटर D2 और इसका पिच सर्कल डायमीटर D3 और इसका D4 है। नंबर ऑफ टीथ कम मान लेते हैं, नंबर ऑफ टीथ T1, इसका नंबर ऑफ टीथ T2 और इसका नंबर ऑफ टीथ T3 और इसका नंबर ऑफ टीथ T4 है। अब एक चीज आपको यहाँ से ध्यान में देनी है कि जो गियर 1 गियर 2 को जब घुमाएगा, ठीक है, तो गियर 2 जितने आरपीएम से घूमेगा उतने ही आरपीएम से यह आपकी शाफ्ट है, यह क्या है, शाफ्ट है। तो उतने ही आरपीएम से आपका ये शाफ्ट भी घूमेगा और जितने आरपीएम से ये शाफ्ट घूमेगी उतने ही आरपीएम से यह गियर आपका 3 भी घूमेगा। मतलब कह सकते हैं कि जो आपका गियर 2 की आरपीएम है, गियर 2 का आरपीएम है, मतलब N2, ये किसके बराबर होगा, गियर 3 के आरपीएम की, किसके बराबर होगा, N3 के। इतना आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे कि गियर 2 की जो आरपीएम होगी वह गियर 3 के आरपीएम के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में एक ही शाफ्ट पर लगे हुए हैं। अब सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन की तरह इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी रेशियो। तो चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि रिवर्टेड गियर ट्रेन का हमारा वेलोसिटी रेशियो किस तरीके से निकलकर आता है और कैसे निकाला जाता है। तो वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम, यह गियर 1 है और ये गियर 2 है, तो गियर 1 और 2 आपस में कांटेक्ट में है, तो गियर 1 और 2 के लिए वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं।
गियर 1 एंड 2 के लिए, गियर 1 और 2 के लिए वेलोसिटी रेशियो होगा क्या? वेलोसिटी रेशियो आप लोग जानते हैं वेलोसिटी रेशियो कि चालक गियर का आरपीएम अपॉन चलित गियर का आरपीएम, मतलब चालक गियर का आरपीएम N1 अपॉन चलित गियर का आरपीएम कितना है? N2। क्लियर है? और यही आपका किसके बराबर होगा? D2 बाई D1 के, D2 बाई D1 के, और यही किसके बराबर हो जाएगा? T2 बाई T1 के। यह गियर 1 और 2 के लिए हुआ। क्लियर? अब देखिए 1 और 2 आपस में कांटेक्ट में थे, हमने निकाल लिया। अब गियर नंबर 3 और गियर नंबर 4 आपस में कांटेक्ट में है, तो हम क्या करेंगे? गियर 3 और 4 के लिए निकालेंगे। गियर 3 एंड गियर 4 के लिए वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा? देखिए गियर 3 और 4 ये है, गियर 3 आपका गियर 4 को घुमा रहा, मतलब गियर 3 आपका ड्राइवर है, तो क्या हो जाएगा? N3 अपॉन N4, और ये किसके बराबर हो जाएगा? D4 अपॉन D3 के, D4 अपॉन D3 के, और यही किसके बराबर हो जाएगा? T4 अपॉन T3 के। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे दें और इसको इक्वेशन 2 दे दें। अब आपस में हम लोग करें क्या? इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का मल्टीप्लाई करवा दें। समीकरण 1 व 2 का गुणा कराने पर, जब हम लोग गुणा कराएंगे तो होगा क्या? देखेंगे N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2 इंटू यहाँ पे क्या है? N3 अपॉन N4, N3 अपॉन N4 इज इक्वल टू कितना आएगा? D2 बाई D1 इंटू D4 बाई D3, D2 बाई D1 इंटू D4 बाई D3, और यही किसके बराबर हो जाएगा? T2 बाई T1 इंटू T4 बाई T3, मतलब T2 बाई T1 इंटू T4 बाई T3। क्लियर है? हमने अभी क्या निकाला था? N2 इज इक्वल टू N3 के, तो यहाँ से N2 और N3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि N2 बराबर N3 के है। तो फाइनली हमारा क्या निकल के आया? N1 अपॉन N4 इज इक्वल टू, देखिए N2 और ये T2 और T4 किस वाले गियर के दाते हैं? T2 कहाँ गया? ये है गियर 2 इसका है, और गियर 4 ये है, तो गियर 2 आपका चलित गियर है और गियर 4 भी आपका चलित गियर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलित गियर के दांतों का गुणनफल अपॉन चालक गियर के दांतों का, चालक गियर के दांतों का गुणनफल। क्लियर है? और यही आपका डायमीटर पे सर्कल डायमीटर के केस में हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? यह जो गियर 1 और 2 है इसकी एक्सिस ये होगी शाफ्ट एक्सिस, मतलब इनकी सेंटर ये होंगे। अब हम लोग अगर यह निकालें कि इन दोनों ये जो गियर 1 एंड 2 है इनकी जो शाफ्टें है, ठीक एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी हम लोग क्या मान लें? मान लीजिए इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब हमें यह x फाइंड आउट करना है कि दोनों गियरों के जो सेंटर है उनकी सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं।
अब हमें निकालना है दोनों गियरों के बीच की सेंटर डिस्टेंस। देखिए किस तरीके से निकालते हैं। दोनों गियरों की सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए ये पहला वाला गियर है गियर 1 और ये दूसरा वाला गियर है, तो इसका जो पिच सर्कल डायमीटर है D1 है और इसका पिच सर्कल डायमीटर D2 है। यहाँ से अगर हम लोग यह देखें, यहाँ से सेंटर से यह दूरी, यह एक दूरी गियर 1 की जो पिच सर्कल डाया है इसका ये हाफ होगा, मतलब अगर ये इसका ये डाया है D1 तो ये दूरी कितनी होगी D1/2 और ये अगर D2 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी D2/2 के। बात क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंटर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रिवर्टेड गियर ट्रेन, मतलब जो रिवर्टेड गियर ट्रेन है उनमें अक्षों के बीच की दूरी कितनी होगी, कितनी है बराबर x के, और यही बराबर किसके हो जाएगा D1/2 प्लस D2/2 के। बात क्लियर हो गई होगी। अब गियर 1 और 2 आपस में कांटेक्ट में है, मतलब दोनों का मॉड्यूल क्या होगा बराबर होगा, मतलब M1 मॉड्यूल गियर 1 का और M2 मॉड्यूल गियर 2 का, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा, अब इस M1 को हम लोग क्या लिख देते हैं D1/T1, क्योंकि मॉड्यूल बराबर आपका D/T होता है। यही से M2 को क्या लिखेंगे D2/T2। अगर हम लोग यह देखें कि दोनों मिलने वाले गियर हैं तो दोनों का मॉड्यूल क्या है बराबर है, तो यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो M1 बराबर क्या आ जाएगा D1/T1 के और M2 बराबर D2/T2 के। यहाँ से अगर हम लोग D1 निकालें तो D1 बराबर क्या आ जाएगा M1T1 एंड D2 बराबर कितना आ जाएगा M2T2। तो बस D1 और D2 की वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर देते हैं, तो D1 कितना आ जाएगा M1T1/2 प्लस M2T2/2। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें कि दोनों के मॉड्यूल बराबर आ रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं M1 बराबर M2, तो हमारा क्या आ जाएगा M कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा T1/2 प्लस T2/2। 2 भी कॉमन है, 2 को भी कॉमन कर लो तो आ जाएगा M/2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2। यह आपका गियर 1 और 2 का मॉड्यूल था, मतलब सेंटर डिस्टेंस थी। अगर हम लोग गियर 3 और 4 के बीच में सेंटर डिस्टेंस निकालें तो क्या आ जाएगा, यही आपकी x है और यह x किसके बराबर होगी, यहाँ से D4/2 प्लस D3/2 के। क्लियर है। अब हम लोग D4 की जगह क्या लिख सकते हैं M4 T4/2 प्लस M3 T3/2। अब गियर 3 और 4 आपस में कांटेक्ट में है, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं मॉड्यूल बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे M3 = M4 और = M डैश के, क्योंकि M मॉड्यूल हम इसका मान चुके हैं, M1 और M2 बराबर M मान चुके हैं, तो इसलिए M3 बराबर M4 और यही मॉड्यूल किसके बराबर हम लोग मान लिए M डैश के। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा M'/2 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा T3 प्लस T4। यह आ गई सेंटर डिस्टेंस और यहाँ से भी है हमारा x के = आ रहा है, तो फाइनली हमारा x = कितना आ जाएगा M/2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2 यहाँ से आ गया, और यही किसके बराबर है M'/2
T3 प्लस T4 की। यह हमारी आ गई सेंटर डिस्टेंस, दोनों एक्सेस के बीच की दूरी आ गई। तो ये रहा आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब बचा है आपका फाइनली लास्ट में इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो चलिए उसको भी देखते हैं, इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन किसे कहते हैं। दोस्तों ये रहा आपका इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन और यह इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का फिगर रहा। तो आखिरकार इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की खासियत क्या होती है, यह कहाँ पर यूज किया जाता है। तो इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन एक ऐसा गियर ट्रेन है जिसमें लिमिटेड गियर पर अधिकतम वेगानुपात प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर आपसे कह दें कि गियरों की संख्या इतनी ही रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है और आपको वेगानुपात अधिकतम प्राप्त करना है, तो उस कंडीशन में आपको ना तो सिंपल गियर ट्रेन से वेलोसिटी रेशियो मिल सकता है, ना ही कंपाउंड से, ना ही रिवर्टेड से। लेकिन उस कंडीशन में आपको इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो प्रदान करता है। इसमें एक कंडीशन और होती है, इसकी एक खासियत यह है कि इसमें एक गियर की एक्सिस फिक्स होती है, बाकी की फिक्स जरूरी नहीं है। बाकी जो हम लोगों ने सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन और रिवर्टेड गियर ट्रेन देखा था, उनमें सभी गियर की एक्सिस आपकी फिक्स थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें गियर की एक्सिस मूवेबल भी होती है, मूव भी करती है। तो देखते हैं, यह गियर आपका ए है और यह गियर आपका बी है। इन दोनों गियर को यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट में है, ठीक। इन दोनों गियरों को यह एक आर्म मतलब भुजा, ये इसको हम लोग आर नाम दे दें। इस आर्म के द्वारा हम लोगों ने जोड़ रखा है, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने सिंपल गियर, कंपाउंड और रिवर्टेड में किया था, उस तरीके से इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को एक टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है और वह टेबल यह कुछ इस तरीके से होती है। क्लियर है। अब सबसे पहले हम यह मान के चलेंगे, यह जो आर्म है यह फिक्स है, यह आर्म फिक्स है और गियर बी आपका सिर्फ एक चक्कर लगा रहा है। तो इस पर क्या लिखेंगे, आर्म आर इज फिक्स। जब आर आपकी फिक्स है तो इसका चक्कर कितना होगा, एक भी चक्कर नहीं लगाएगी, मतलब 0। गियर भुजा आर के चक्कर कितने होंगे, 0। और हमारा गियर बी कितना चक्कर लगा रहा है, 1। तो गियर बी के चक्कर कितने हो जाएंगे, 1। जब हमारा गियर बी 1 चक्कर लगा रहा है तो गियर ए के कितने चक्कर होंगे, हम लोग जानते हैं क्या कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 के। क्लियर है। यहाँ से अगर हम लोग NA अपॉन NB कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, TB अपॉन TA, ठीक है, TB अपॉन TA। और हम कह रहे हैं कि NB मतलब गियर नंबर B का 1 चक्कर है, तो NB आपका कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका फिनिश हो गया। तो गियर A का चक्कर कितना आएगा, TB अपॉन TA। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या, जो आपके एक्सटर्नल मेसिंग गियर होते हैं, एक्सटर्नल मेसिंग गियर मतलब जो गियर आपस में बाहरी संपर्क में होते हैं, बाहर से संपर्क में आते हैं, तो उनमें होता क्या है, उनमें यह है गियर अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा वाला गियर आपका एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमता है। मतलब अगर इसका ये पॉजिटिव घूमेगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यह मान के चलना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है तो गियर ए हमारा नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में चक्कर घूमेगा। अब आर्म आर क्या थी, फिक्स। अब हम क्या करें, इसमें हम लोग x का गुणा करा दें, x का गुणा कराने पर, गुणा
कराने पर क्या होगा जब हम लोग x का 0 में गुणा कराएंगे, ये 0 ही रहेगा। इसका जब हम लोग 1 में गुणा कराएंगे x का तो कितना आ जाएगा, प्लस का x, और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का TB/TA इंटू x। क्लियर है। अब हम क्या करें, इसमें y जोड़ दें तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे y जोड़ने पर। अगर हम लोग 0 में y जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, y, x में y जोड़ेंगे तो x प्लस y, और इसमें जब हम लोग y जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का TB/TA इंटू x प्लस y। यहाँ पर हम लोगों ने यह देखा क्या कि जब आपकी भुजा के चक्कर कितने होंगे, y, जब हमारी ये भुजा y चक्कर लगा रही होगी तब गियर B कितने चक्कर लगाएगी, x प्लस y चक्कर लगाएगी, और गियर A कितना चक्कर लगाएगी, माइनस का TB/TA इंटू x प्लस y के। यह हमारे गियर A के चक्कर हैं, यह गियर B के चक्कर हैं, और यह हमारी भुजा आर्म R के चक्कर है। अच्छा, यह तो हमने निकाल लिया। अब इसको जो हमारा न्यूमेरिकल आता है, फिलहाल आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा, ठीक, तो आगे के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो अब आपका न्यूमेरिकल आता है, तो अगर आपको इन दो की वैल्यू मिल जाए तो आप इसकी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, या इसकी और इसकी वैल्यू मिल जाए तो आप इसकी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, या इसकी और इसकी वैल्यू मिल जाए तो आप आराम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब अगर इन तीन में से किसी दो की वैल्यू आपको बता दी जाए तो आप तीसरे की वैल्यू आराम से बता सकते हैं। तो यह रहा आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, और इसी के साथ आपका पावर ट्रांसमिशन पूरा चैप्टर फिनिश होता है। यह आपका गियर ट्रेन 5 नंबर का 100% पूछा जाता है। तो आप लोग किसी भी हालत में इस गियर ट्रेन को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, खासकर सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।